नमस्कार। और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी सिविक्स कक्षा 8 के चैप्टर 9 को, जिसका नाम है जन सुविधाएं। और इस चैप्टर पे आज हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड वीडियो है। तो शीर्षक से ही आप समझ चुके हैं, जो जनता को सुविधाएं देनी चाहिए, मिलनी चाहिए, उसे हम जन सुविधा कह सकते हैं। और इसमें क्या आता है, तो सबसे पहले तो इसमें जल आता है, पानी आता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, और आप कह सकते हैं यातायात के उचित साधन, स्वच्छता, ये सभी जन सुविधाएं में आते हैं। और हमने जल के बारे में काफ़ी कुछ जाना, किस तरह से किसी स्थान विशेष में पानी की कमी है, वहीं दूसरे स्थान पर पानी की प्रचुरता है। आज का जो हमारा पॉइंट है वो चेन्नई के बारे में है, चेन्नई में पानी की आपूर्ति। और सवाल है कि क्या सबको पानी मिल रहा है। तो चलिए हम जानते हैं चेन्नई के बारे में। तो इसमें बता रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि जन सुविधाएं सभी को मुहैया होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्थानों पर ऐसी सुविधाएं का भारी अभाव है। और इस अध्याय के अगले हिस्से में हम पानी की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो जन सुविधा है वो बहुत मायने रखती है। तो जैसा कि इस अध्याय की शुरुआत में हमने देखा था कि चेन्नई में पानी की भारी कमी है। नगरपालिका की आपूर्ति से शहर की लगभग आधी ज़रूरत की जो है वो भी पूरी नहीं हो पाती। कुछ इलाकों में नियमित रूप से पानी आता है, कुछ इलाकों में बहुत कम पानी आता है। जहां पानी का भंडारण किया गया है उसके आसपास के इलाकों में ज़्यादा पानी आता है, जबकि जो दूर की बस्ती है वहां पानी जो है वो कम मिलता है। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, ये जो महिला है किस तरह से पानी को निकाल रही है। देखिए, जलापूर्ति में कमी का बोझ ज़्यादातर गरीबों पर ही पड़ता है। जब मध्यम वर्ग के लोगों के सामने पानी की किल्लत पैदा हो जाती है, तो इस वर्ग के लोग ज़्यादा आसानी से इसका हल ढूंढ लेते हैं। ये बोरवेल खोदकर, टैंकरों से पानी खरीदकर या बोतलबंद पानी खरीदकर भी अपना काम चला लेते हैं। और पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों की सुरक्षित पेयजल तक पहुंचाते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि कुछ ही लोग, सभी नहीं, कुछ ही लोग सुरक्षित पेयजल मतलब पीने योग्य पानी तक पहुंचते हैं। तो यह इस पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है। इस तरह संपन्न तबके के पास ही ज़्यादा विकल्प होते हैं। वे बोतलबंद पानी और जल शोधक उपकरणों के सहारे साफ पानी का इंतजाम कर सकते हैं। इस मद में खर्च कर सकने के कारण उन्हें साफ पानी मिल जाता है, लेकिन गरीब इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। लिहाजा ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा है उन्हीं के पास पानी का अधिकार है। ये जो स्थिति है पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य से बहुत दूर है। देखिए, अब किसानों के बारे में क्या कह रहा है कि किसानों से पानी छीनना। तो पानी की कमी ने निजी कंपनी के लिए मुनाफे के नए रास्ते खोल दिए हैं। बहुत सारी निजी कंपनी जो है वो शहर के आसपास के इलाकों से पानी खरीदकर शहरों में बेचती है। चेन्नई के मामदूर, पालूर, कारुंगुची जैसे ये जो कस्बे हैं और शहर के उत्तर में स्थित गाँव में जो पानी है लाया जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी दूर से पानी को गांव में लाया जाता है। 13,000 से भी ज़्यादा टैंकर इस काम में लगे हुए हैं। हर महीने पानी के व्यापारी किसानों को पेशगी रकम देते हैं, जबकि वे किसानों की ज़मीन से पानी निकाल सकें। और इस तरह ना केवल खेती का पानी छीन जाता है, बल्कि गांव के लिए जो पीने का पानी है उसकी आपूर्ति भी
कम पड़ने लगती है, क्योंकि आप गांव से पानी निकाल कर दूसरे स्थानों पर ले जाते हैं, बेचते हैं, तो गांव वालों के लिए तो पानी फिर मुश्किल हो जाता है पीने के लिए, है ना। तो नतीजा यह होता है कि इन सारे कस्बों और गाँव में भूमिगत का जो जल स्तर है वो बहुत बुरी तरह गिर जाता है, मतलब पानी बहुत नीचे चला जाता है। नेक्स्ट है विकल्पों की तलाश। तो हमने जाना कि कितने सारी पानी में दुविधा है, उससे दूर आप कैसे करेंगे। तो चेन्नई की जो स्थिति है कोई अनूठी नहीं है। गर्मी के महीने में पानी की कमी का ये जो हाल है वो देश के दूसरे शहरों में भी दिखाई देने लगता है। मतलब समझ सकते हैं कि गर्मी में ज़्यादातर स्थानों पर ये जो विकट स्थिति है वो सभी जगह हो जाती है। नगर पालिका की जलापूर्ति में कमी से निपटने के लिए निजी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में फैलती जा रही है। ये कंपनियां अपने मुनाफे के लिए पानी बेचती है। पानी के इस्तेमाल में भी ज़बरदस्त गैर बराबरी दिखाई देती है। शहरी इलाकों के प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए। मतलब यहाँ पर शहरी इलाकों के बारे में बोल रहा है कि एक व्यक्ति को कितने लीटर, मतलब 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए। तो ये जो पानी की मात्रा है, मतलब आप समझ सकते हैं 7 बाल्टी के बराबर है। तो शहरी जल आयोग ने यह मात्रा तय की है ना। लेकिन जो झुग्गी बस्ती है वहाँ के लोगों को रोज़ाना 20 लीटर पानी, मतलब 1 बाल्टी पानी भी नहीं मिलता। तो दूसरी तरफ जो आलीशान होटल है उसमें रहने वाले लोगों को रोज़ाना प्रति व्यक्ति 80 बाल्टी, मतलब 1600 लीटर तक पानी मिलता है। अब आप समझ सकते हैं किसी के पास 20 लीटर, मतलब 1 बाल्टी पानी भी नहीं है, किसी के लिए 80 बाल्टी की व्यवस्था हो जाती है। तो नगर पालिका जो है इनके जरिए जलापूर्ति में कमी को अक्सर सरकार की नाकामयाबी माना जाता है। कुछ लोगों की दलील होती है कि चूँकि सरकार ज़रूरत के हिसाब से पानी मुहैया नहीं करवा पा रही है और बहुत सारे शहरी जो जल विभाग घाटे में चल रहे हैं, इसलिए क्योंकि जलापूर्ति का जो काम है वो निजी कंपनियों को सौंप दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि निजी कंपनियां जो है वो ज़्यादा बेहतर काम कर सकती है। तो इस दलील की रोशनी में निम्नलिखित तथ्य भी दिए गए हैं। ये तथ्य क्या है, चलिए हम जानते हैं। तो दुनिया भर में जलापूर्ति की जो जिम्मेदारी है सरकार पर रही है। निजी जलापूर्ति व्यवस्था के उदाहरण जो है वो बहुत कम है। दुनिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सार्वभौमिक जलापूर्ति सब लोगों तक पहुंच चुकी है। अब देखिए यहाँ पर ब्राज़ील के बारे में बता रहा है कि पोर्तो एलेग्रे में सार्वजनिक जलापूर्ति। तो ये जो है ब्राज़ील का एक शहर है और इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के दूसरे जो है ज़्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ शिशुओं की जो मृत्यु दर है वो बहुत कम है। यहाँ नगर जल विभाग ने सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करा दिया है। शिशु मृत्यु दर में गिरावट के पीछे यह सबसे बड़ा कारण है और यहाँ पानी की औसत कीमत कम रखी गई है। मतलब देखिए यहाँ पर शिशुओं की जो मृत्यु दर कम हुई है, कारण है सभी को पेयजल जो है स्वच्छ पीने योग्य पानी मुहैया कराया गया है और इसकी जो कीमत है वो भी काफ़ी कम रखी गई है। आप समझ सकते हैं इससे क्या होगा, सभी के पहुंच में स्वच्छ जल आ जाएगा और गरीबों से केवल आधी कीमत पर ही कह सकते हैं इसे ली जाती है। विभाग को भी ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसका इस्तेमाल जो है जलापूर्ति में सुधार के लिए किया जाता है। जल विभाग का जो काम है पारदर्शी ढंग से चलता है।
विभाग को कौन सी योजना हाथ में लेनी चाहिए, इस बारे में लोग मिलकर तय करते हैं। जनसभाओं में जनता जो प्रबंधकों का पद सुनती है और जल विभाग की जो प्राथमिकताएं हैं तय करने के लिए वोट के जरिए फैसला किया जाता है। अब देखिए जो नेक्स्ट है, जो हमने विकल्प आपको बताए थे कि इन जल के अभाव में आप क्या कर सकते हैं, तो ये जो तीसरा है वो बता रहे हैं कि जहां जलापूर्ति की जिम्मेवारी निजी कंपनियों को सौंपी गई है, ऐसे कुछ मामले में पानी की कीमत में भारी इजाफा हुआ है। इसका कारण क्या है, तो वहाँ बहुत सारे लोगों के लिए पानी का खर्चा उठाना संभव नहीं हो पाया है। तो ऐसे शहरों में लोगों के विशाल प्रदर्शन हुए हैं। बोलीविया आदि देशों में तो दंगे भी हो गए हैं, जिसके दबाव में सरकार को जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीनकर अपने हाथों में दोबारा लेनी पड़ी है। क्योंकि आप समझ सकते हैं वहाँ की जो निजी कंपनियां हैं वो अच्छी तरह से काम नहीं करती होगी। चौथा है, नेक्स्ट है कि भारत में सरकारी जल विभाग की सफलता के कई उदाहरण रहे हैं, लेकिन ये जो उदाहरण है कम है। इसकी सफलता जो है वो कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है। मुंबई का जो जलापूर्ति विभाग है अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा लेता है। हाल ही में एक रिपोर्ट से पता चलता है कि हैदराबाद में जल विभाग के दायरे में इजाफा हुआ है और उसकी आमदनी बढ़ी है। चेन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं शुरू की है ताकि भूमिगत जल स्तर में सुधार लाया जा सके। वहां पर पानी की ढुलाई और वितरण के लिए निजी कंपनियों को भी सेवाएं ली जा रही है। देखिए, लेकिन जो पानी के टैंकर हैं उनकी दर सरकारी जलापूर्ति विभाग ही तय करता है और वही उन्हें काम करने की इजाज़त भी देता है। तो जो टैंकर है, इन टैंकरों को अनुबंधित कहा जाता है। अब आप इतने सारे चित्र को देख सकते हैं। यातायात के ये चित्र है। पहला है ट्रेन का, आप कह सकते हैं कि मुंबई के उपनगरीय रेलवे एक अच्छी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। यह दुनिया का सबसे घना यातायात मार्ग है और यह रेलवे हर रोज़ 65 लाख यात्रियों को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाती है। 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबे नेटवर्क पर चलने वाली इन स्थानीय ट्रेनों के जरिए दूर दूर रहने वाले लोग भी शहर के काम ढूंढने आते हैं। तो इस बात पर गौर करें कि शहरों में रहन सहन की भारी लागत के कारण साधारण मेहनतकश लोग शहर में नहीं रह सकते। अब देखिए, आप यहाँ पर सुलभ शौचालय का चित्र देख सकते हैं और आपस में बात करते हुए भी उनके भावनाओं को समझ सकते हैं। देखिए, पीने के जो पानी है, साफ़ पानी, इसके अलावा यह भी ज़रूरी है कि पानी से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। लेकिन भारत में स्वच्छता सुविधाओं का जो दायरा है वो जलापूर्ति से भी छोटा है। मतलब जलापूर्ति से भी कम है। मतलब लोग स्वच्छता पर कर सकते हैं उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। 2001 के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के 68% परिवारों के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन जो स्वच्छता सुविधा है, मतलब घर के भीतर शौचालय है ना, वो 36% परिवारों में ही उपलब्ध है। और यहाँ भी ग्रामीण और शहरी इलाकों के गरीबों की जो स्थिति है वो तो और भी ज़्यादा कमज़ोर है, मतलब और भी ज़्यादा ख़राब है। तो गैर सरकारी संगठन सुलभ इंटरनेशनल पिछले 3 दशक में निम्न जाति, निम्न आय वर्ग लोगों के सामने मौजूद स्वच्छता के अभाव की समस्या से निपटने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इस संगठन ने 75,000 से ज़्यादा सार्वजनिक शौचालय इकाइयों और
12 लाख से भी ज़्यादा निजी शौचालय बनाए हैं, जिससे 1 करोड़ लोग इस सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। सुलभ की सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले जो ज़्यादातर है वो गरीब मेहनतकश वर्ग के लोग ही होते हैं। सुलभ ने जैसे कि सरकारी पैसे से शौचालय इकाइयाँ बनाने के लिए नगर पालिकाओं को या फिर अन्य स्थानीय निकायों के साथ अनुबंध किए हैं, माने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इन्होंने कार्य किए हैं। स्थानीय विभाग जो है इन सेवाओं की स्थापना के जरिए ज़मीन और पैसा मुहैया कराते हैं, जबकि रखरखाव की जो लागत है वो कई प्रकार से प्रयोक्ताओं से मिलने वाले पैसों से ही पूरी की जाती है। और आप जानते हैं कि शहरों में शौचालय के इस्तेमाल के लिए 1 रुपया शुल्क लिया जाता है। अब तो शायद अब बढ़ गए होंगे 2 या फिर 5 रुपये। तो आप यहाँ पर बोल रहा है कि अगली बार जब आप सुलभ शौचालय को देखेंगे तो हो सकता है खुद यह जानना चाहे कि ये शौचालय कैसे होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा निष्कर्ष पर आते हैं। उससे पहले हम इस बिजली विभाग को देखते हैं। तो 2001 की जनगणना के अनुसार 44% ग्रामीण घरों में जो बिजली है वो पहुंच चुकी है, और इसका मतलब यह है कि लगभग 7 करोड़ 80 लाख परिवार अब भी अंधेरे में हैं। मतलब 50% भी बिजली घरों तक नहीं पहुंची है, और ये 2001 की जनगणना है। अब इसमें इजाफा ज़रूर हुआ होगा। अब चलिए हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, आज के चैप्टर को फिनिश करते हैं, और वह यह है कि जो जन सुविधाएँ हैं उसका संबंध हमारी बुनियादी ज़रूरत से होता है। भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। तो इस प्रकार सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाएँ मुहैया कराए, लेकिन इस मोर्चे पर संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। आपूर्ति में कमी है और वितरण में भारी असमानता दिखाई देती है। महानगरों और बड़े शहरों के मुकाबले कस्बों और गांवों में तो इन सुविधाओं की जो स्थिति है वह और भी खराब है। संपन्न बस्तियों के मुकाबले गरीब बस्तियों में सेवाओं की जो स्थिति है वो कमज़ोर है। इन सुविधाओं को निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देने से समस्या जो है वो हल तो नहीं होगी। किसी भी समाधान में इस महत्वपूर्ण तथ्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और देश के प्रत्येक नागरिक को इन सुविधाओं को पाने का अधिकार है। उसे ये जो सुविधाएं हैं वो समतापरक ढंग से मिलनी चाहिए, मतलब सभी को समान रूप से मिलनी चाहिए। तो इस तरह से जो हमारा अध्याय 9 है जन सुविधाएँ आज यहीं पर समाप्त होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तब तक आप देखते रहिए आपका YouTube चैनल। धन्यवाद।